हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 11th में आपका गद्य भाग आरोह से गद्य भाग का पाठ 4 विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। बच्चों, लेखक परिचय कुछ इस प्रकार है। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 1865 यानी 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। तो इनके पिताजी का नाम लाला पूरनमल था और इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही उर्दू भाषा में हुई। इन्होंने हिंदी बाद में सीखी। इन्होंने मिडिल कक्षा तक पढ़ाई की, परंतु स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से काफ़ी ज्ञान इन्होंने अर्जित किया, काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। ये खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक हैं। इन्होंने कई अखबारों का भी संपादन किया। इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों अखबार-ए-चुनार तथा कोहिनूर का संपादन किया। बाद में हिंदी के समाचार पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि का भी इन्होंने संपादन किया। बच्चों, इनका देहावसान बहुत कम आयु में 1907 ईस्वी में हो गया था। इनकी रचनाएं 5 संग्रहों में प्रकाशित हैं। शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू एक कल्पित पात्र इन्होंने बनाया है, जो एक व्यक्ति है, अपने आप में ही मस्त रहता है और वो बिल्कुल चुपती हुई और व्यंग्यपूर्ण बातें स्पष्ट बोल देता है। तो वो एक शिव शंभू नाम दिया है इन्होंने। चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधवली और स्फुट कविताएं। तो बच्चों, विदाई संभाषण पाठ जो है वो वायसराय करजन, जो 1899 से 1904 तक भारत के वायसराय पद पर रहे और फिर दूसरी बार 1904 से 1905 तक, यानी 2 बार वो भारत में वायसराय रहे। उनके शासनकाल में बच्चों, भारतीयों की स्थिति जो थी कितनी दयनीय थी, उसी का खुलासा लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस पाठ के माध्यम से किया है। ये जो पाठ है आपका, ये शिव शंभू के चिट्ठे का ही अंश है। उसी पाठ का ये कुछ हिस्सा है आपके उसमें। करजन के शासन काल में विकास के बहुत कार्य हुए, जैसे नए नए आयोग बने, किंतु उन सब का उद्देश्य क्या था? शासन के गोरों का वर्चस्व स्थापित करना, यानी अंग्रेज सरकार का अधिकार, वर्चस्व यानी अधिकार बनाना। इस देश के संसाधनों का, जितने भी हमारे देश में संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं या और भी बहुत प्रचुर मात्रा में भारत में वन संपदा है, वो सब के सब अंग्रेजों की भलाई के लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोग करना चाह रहे थे भारत में रहकर अंग्रेज। करजन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की कि हर जगह अंग्रेजों का अधिकार बने। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे कि कोई अंकुश न रहे, कोई न्याय ना हो। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ा। क्या होता था बच्चों की काउंसिल में वो जो थे अपनी पसंद का अपने किसी रिश्तेदार को नियुक्त करवाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनकी वो बात नहीं मानी। तो इन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इन्हें लगा कि मेरी बात तो मानेंगे ही, क्योंकि मुझे इस्तीफा तो लेंगे नहीं। लेकिन बच्चों, इन्हें ये उम्मीद नहीं थी, इनका इस्तीफा मंजूर हो गया और इन्हें ना चाहते हुए भी भारत में भी नीचा देखना पड़ा और विदेश में भी नीचा। तो इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर वो वापस इंग्लैंड चले गए। तो जब वो जा रहे थे बच्चों, उनकी फेयरवेल पार्टी पे विदाई संभाषण, ये जो भाषण पढ़ा गया, वो लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी ने उसी का अंश यहाँ दिया है। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, कितने विवश लाचार थे भारतीय, दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की। साथ ही यह बताने की भी कोशिश की है कि शासन के आताताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। अगर सरकार कठोर हो, निर्दयी हो, शोषण करती हो, तो प्रजा को बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था, अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीय किसी तरीके से जागरूक हो, अवेयर हो, तो इसलिए उन्होंने प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी थी, रोक लगा दी थी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता यानी हंसी मजाक के द्वारा
चुलबुलापन मस्ती, संजीदगी गंभीरता, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी यानी फ्लो के साथ। यह साहसिक गद्य का नमूना है कि उस समय ये इस तरीके की बातें बोलना भी अपने आप में एक हिम्मत का काम है। लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे कि सदा सदा के लिए भारत का मैं वायसराय बना रहूं। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व आपके देशवासियों को पता ही नहीं थी। इतनी जल्दी तुम्हें देश छोड़ना पड़ जाएगा। इससे ईश्वर की इच्छा का पता चलता है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है, असंभव को संभव। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। जब 1904 में आप दोबारा वायसराय बने, वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे कि किस दिन और आपसे छुटकारा मिले। परंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं, पर हम भारतीय हैं, हम तो दुश्मन से भी बिछड़ते हैं तो दुखी होते हैं। तो इसके लिए उदाहरण दिया है उन्होंने कि गाय का, कि बिछड़न का समय पवित्र, निर्मल और कोमल होता है, क्योंकि मनुष्य के प्रति जो है कोई बैर भाव मन में नहीं रहता, इसलिए उसे पवित्र और निर्मल और कोमल बताया है। यह करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय उदास हो जाते हैं, इंसान तो छोड़ो। शिव शंभू की 2 गायें थी। बलशाली गाय कमजोर को टक्कर मारती रहती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमजोर गाय ने चारा नहीं खाया, ना वो खुश रही। यहाँ पशु ऐसे हैं तो मानव की दशा का अंदाजा लगाना तो मुश्किल ही है। यहाँ के आदमी भी ऐसे ही हैं। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए। कितने लोगों ने भारत पर राज किया, मुगलों ने कितने साल किया, फिर अंग्रेज आ गए। यह परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा है। आपने तो ज्यादा ही आतंक किया। कर्जन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया था कि सुखपूर्ण अंत होगा, उसे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला का किसी को पता नहीं चलता। लीलामय की लीला यानी भगवान की लीला का, उनके चमत्कार का किसी को नहीं पता चलता। दूसरी बार आने पर आपने ऐसे कार्य करने की सोची थी जिससे आगे के शासकों को परेशानी ना हो, जो आपके बाद अंग्रेज आए तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, परंतु सब कुछ उलट गया। आप स्वयं बेचैन रहे और देश की अशांति फैला दी। देश में आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ेगा। आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी आपने बहुत पीड़ा दी। लेखक कहता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, आपकी दशा आज बहुत खराब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद सबसे ऊंचा स्थान आपका था। आपकी कुर्सी सोने की थी, जलूस में आपका हाथी सबसे आगे और ऊंचा था, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। तो यानी बहुत बड़ी लाट के अधिकारी के सामने भी आपको नीचे देखना पड़ा। अब तो आपको जाना पड़ रहा है। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में कन्वोकेशन होता है दीक्षांत समारोह जब होता है, उसमें अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया। लोगों ने आपकी असलियत जान ली। आपके इस्तीफे की धमकी को स्वीकार कर लिया गया। आपके इशारों पर राजा, महाराजा, अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे में देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, बंगाल का बंटवारा कर दिया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके, अतः आपको इस्तीफा देना पड़ गया। लेखक कहता है कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। भाई इतनी आपने तरक्की की और अब आप ऐसे नीचे गिर गए तो आपको तो दुख आ ही रहा होगा। ऐसे समय व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपने कभी प्रजा के हित की नहीं सोची। आपने आंख बंद कर हुक्म चलाए, बिना सोचे समझे अन्याय किया, किसी की नहीं सुनी। ये तो शासन का तरीका नहीं है। जो कठोर से कठोर शासक हुए हैं उन्होंने भी जनता के गिड़गिड़ा